अरे भाई, समय का चक्का कितनी तेजी से घूमता है। कैलेंडर पर निगाह डालते ही डालते पता ही नहीं चला कि ये पूरा एक्शन पैक्ड आधा महीना तो आंखों के सामने से गुजर गया। इस बीच हमारी डेयरिंग शेनचिंग हान अपनी नई तेजी से बढ़ती शक्तियों के दम पर अकेले ही एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन में उलझी हुई थी, जहां उसने कुछ भारी हथियार वाले इंटरडायमेंशनल तस्करों स्मगलर्स को पकड़ने का मुश्किल काम अपने हाथ में लिया था। उनकी पकड़ से शहर को थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकी नहीं और उसके ठीक 3 दिन बाद लिन जीचुन और उसकी भरोसेमंद पार्टनर सोंग यूयान ने मिलकर एक और बड़े मेगा मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने मिलकर उन खूंखार डकैतों के एक बड़े ग्रुप को धूल चटाई, जिन्होंने महंगी नए जमाने की और बेहतरीन एडवांस्ड मैकेनिकल सूट्स पहने हुए थे। ये सूट सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं थे, बल्कि उनकी फायर पावर भी डर पैदा करने वाली थी। हर सूट एक छोटे टैंक से कम नहीं था और उनको पहनकर ये गुंडे पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे। कसम से ये तो विलेनी की बिल्कुल अल्टीमेट हाइट थी, जहां आम चोरों ने खुद को मेका वॉरियर्स में बदल गया था। खैर, जैसे तैसे ये सेमेस्टर के मिड साइकिल की घमासान लड़ाई खत्म हुई और उनका यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर आखिरकार समाप्त हो गया। लेकिन लिन जीचुन जानता था कि उसके इस खतरनाक वर्ल्ड में काम कभी भी नहीं रुकता। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर लिन जीचुन थकान भरी राहत के साथ अपने बेड पर चिल कर रहा था। उसने अपने शरीर की गहरी जांच की और तब उसको ये अजीब एहसास हुआ कि उसकी कड़ी सिस्टम ट्रेनिंग ने उसको इतनी तेजी से आगे बढ़ाया है कि वो उसके इंटेंस बॉडी टेम्परिंग के दूसरे स्टेज से भी और आगे निकल चुका है। देखो, वो अभी इन विचारों में ही डूबा हुआ था कि अचानक नई ब्लू हेड शेनचिंग हान ने उसको पीछे से जोर से हक किया। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने बड़े गर्व से लिन जीचुन को बताया कि उसने अभी-अभी अपनी शक्तियों के जरिए बॉडी टेम्परिंग का पहला स्टेज पूरा कर लिया है। यार, लिन जीचुन जो खुद एक ओपी शख्सियत था, वो भी सच में हैरत में था कि उसने इतना बड़ा ब्रेक थ्रू इतनी कम वक्त में कैसे अचीव कर लिया। उसने उसको कसम से बोला कि वो बहुत अमेजिंग है और उसकी ग्रोथ कर्व बिल्कुल दुश्मनों के लिए एक बुरे सपने जैसी है। लेकिन लिन जीचुन, जो हमेशा एनालिटिकल रहता है, ने फिर थोड़ा शक करते हुए पूछा कि उसका एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट सिर्फ ऑर्डिनरी टियर 6 तक ही क्यों पहुंचा, जबकि वो खुद उसके लिए टियर 9 तक की मिनिमम प्रेडिक्शन कर रहा था। लिन जीचुन, जो अल्टीमेट एनालिस्ट है और सिस्टम के डेटा को समझता है, ने ये अंदाजा लगाया कि ये लिमिटेशन उसके फंडामेंटली वीकर जन्मजात शारीरिक टैलेंट की वजह से है, जो उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। उसने प्यार से समझाया कि उसका की और शरीर के अंदर ब्लड फ्लो पर कंट्रोल जबरदस्त है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन टेम्परिंग से जो फिजिकल बेस एनहांसमेंट मिलता है, उसकी एक प्राकृतिक सीमा है। यार, ये सुनकर पूरी तरह से दुखी होकर शेनचिंग हान की आंखों में आंसू भर आए। उसका डर जाहिर था। वो डर रही थी कि वो उसकी इतनी मॉन्स्ट्रस ग्रोथ कर्व के साथ कभी पेस नहीं बना पाएगी और उसके पीछे रह जाएगी। लिन जीचुन एक पल के लिए दंग रह गया। उसको समझ आया कि अगर कोई उसको पकड़ पाए तो वो खुद में ही एक वियर्ड और असंभव बात होगी, क्योंकि वो तो एक यूनिक चीट लाइक सिस्टम के सहारे अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था, जो आम लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। इस इमोशनल पल के बाद सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ बदलती है, जहां लिन जीचुन और सोंग यूयान दोनों एक बहुत ही मुश्किल गहरे स्टडी सेशन से गुजर रहे हैं। लिन जीचुन खुद से ही धीरे से बोल रहा था, अपने सिर को खुजला रहा था। ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि उसके शरीर के इंटरनल अपर्चर्स को प्रॉपरली अनलॉक करने के लिए कौन सी टेक्निक और कितनी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाजू में हमेशा की तरह लॉयल साइडकिक सोंग यूयान उसका मूड ठीक करने के लिए यूनिवर्सिटी के हायर अप्स की सारी नई और जूसी गॉसिप सुनाती है, जिसमें एक डीन का नया स्कैंडल भी शामिल था। लेकिन लिन जीचुन उस स्कैंडल को पूरी तरह इग्नोर करता है और सीधे पॉइंट पर आता है। उसने आराम से सोंग यूयान से पूछा कि अब तक उसने कितने स्कूल क्रेडिट्स जमा किए हैं। वो उसको याद दिलाती है कि क्योंकि वो लिन जीचुन के अकाउंट पर पिछले 2 हफ्ते से लगातार हाई लेवल मिशंस कर रहा था, उसने कमाल के 2400 क्रेडिट्स जमा कर लिए हैं, एक आम स्टूडेंट की साल भर की कमाई से भी ज्यादा। एमसी के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड मुस्कान फैल जाती है। उसने तुरंत कैलकुलेट किया कि ये बड़ी कमाई ठीक उतनी ही है जितनी उसको रेयर और मिथिकल 10,000 पॉइजन चिमेरा का 99 जिन मास्क खरीदने के लिए चाहिए। ये मास्क वो खास आइटम था जो उसकी यूनिक गाइड बुक अनलॉक कर सकेगा, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ सकती थी। उसने फौरन सोंग यूयान से कहा कि वो ट्रांजैक्शन फाइनलाइज करे और ये बड़ा ऑर्डर दे दे। वो उसको अजीब तरह से देखती है कि उसको इतना ज्यादा एग्जॉटिक मीट क्यों चाहिए जो सिर्फ हाई लेवल कल्टीवेटर्स ही खरीदते हैं। लेकिन वो उसको वही पुराना कन्वीनियंट नहीं है बताना वाला वेग जवाब देता है। उस पर पूरा विश्वास करते हुए और उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए लॉयल सोंग यूयान तुरंत परचेज पूरा कर देती है। थोड़ी देर बाद बड़ा डिलीवरी बॉक्स जिसके अंदर वो मास्क जमा हुआ था इंस्टीट्यूट में पहुंचता है। लेकिन लिन जीचुन जानता था कि इस पावरफुल अपग्रेड के लिए उसको पूरी प्राइवेसी चाहिए, ये कोई आम टेम्परिंग नहीं थी। तो वो
पूरा विशाल पैकेज अपने अपार्टमेंट वापस ले जाता है ताकि वो अकेले में उसका अब्जॉर्प्शन कर सके। उसने उस वाइल नीले काले रंग के बदबूदार मांस पर हाथ रखा और जैसे ही उसको निगला, तुरंत इंटेंस ब्लू सिस्टम एनर्जी की एक तेज लहर उसके आसपास एक्सप्लोड हो गई और पूरा कमरा रोशन हो गया। उसका सिस्टम तेज रोशनी से लाइट अप हो गया, कंफर्म करते हुए कि उसने 10,000 पॉइजन काइमेरा के लाइफ एसेंस का एक बड़ा हिस्सा सक्सेसफुली खा लिया है, जिसने गाइड बुक प्रोग्रेस को तुरंत 100% पूरा कर दिया। एमसी के पीछे उस डरावने काइमेरा की एक टेरिफाइंग स्पेक्ट्रल इमेज दिखती है, जिसके 10,000 जहरीले जीवों की शक्ति थी। और फिर एक बड़ा सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने चमकता है। उसको अल्टीमेट बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिल गया है, इम्यूनिटी टू 100 पॉइजन्स, जिसका मतलब है कि सभी टॉक्सिन्स के खिलाफ उसकी रेजिस्टेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखो, अपनी नई ओपी एबिलिटी को तुरंत टेस्ट करने के लिए लिन जिचुन आराम से एक छोटा सा वायल निकालता है, जिसमें एक पोटेंट पैरालाइजिंग न्यूरोटॉक्सिन भरा था, वो जहर जो बड़े से बड़े फाइटर को 2 मिनट में बेहोश कर देता। उसने वो जहर सीधा अपनी बाह में इंजेक्ट किया। पूरे 2 घंटे गुजर जाते हैं और वो बस आराम से अपने मसल फ्लेक्स करता है। उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे उसने सिर्फ पानी इंजेक्ट किया हो। क्या ही मेनियाक है ये। वो बहुत सैटिस्फैक्शन से मुस्कुराता है और कंक्लूड करता है कि नई इम्यूनिटी एट्रीब्यूट ने उस जानलेवा न्यूरोटॉक्सिन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। उसके थोड़ी ही वक्त बाद लिन जिचुन एक बॉडीगार्ड बनकर शेन चिंगहान को उसकी मास्टर मो डोंगजी के साथ उसके दूसरे जरूरी जीन इंजेक्शन अपॉइंटमेंट के लिए मेडिकल बिल्डिंग तक ले जाता है। देखो, हम स्टेराइल हाईटेक रूम के अंदर है, जहां शेन चिंगहान आराम से एग्जामिनेशन टेबल पर लेटी है। उसकी मास्टर मो डोंगजी समझाती है कि दूसरे जीन की तरफ बढ़ने से पहले उसको पहले उसके शरीर में मौजूद जेलीफिश जीन का करंट स्टेटस अच्छे से चेक करना होगा। लेकिन जैसे ही मो डोंगजी ने अपनी हथेली शेन चिंगहान की छाती पर रखी, उसका शांत और स्थिर चेहरा तुरंत पूरे शॉक में बदल जाता है। उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं। वो पूरे विश्वास ना होने की हालत में थरथराते हुए पूछती है कि स्टूडेंट का बायोलॉजिकल लेवल इतनी तेजी से इवॉल्व कैसे हो गया, ऑर्डिनरी टियर 2 से सीधा ऑर्डिनरी टियर 6 तक। ये ग्रोथ स्पीड तो बिल्कुल सुनी नहीं थी। थोड़ी शर्माते हुए शेन चिंगहान अपनी मास्टर को समझाती है कि वो चोरी छुपे लिन जिचुन से सीखी हुई इंटेंस ब्लड टेम्परिंग आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी और कुछ दिन पहले ही उसने अपना पहला फुल बॉडी टेम्परिंग पूरा किया है। मो डोंगजी इस इनक्रेडिबल फीट से पूरी तरह हैरत में है और तुरंत पूछती है कि इतनी तेजी से ये अचीवमेंट बिना किसी बड़े साइड इफेक्ट के कैसे हुआ। शेन चिंगहान बताती है कि उसने जेलीफिश किंग जीन से मिली पावरफुल वाटर कंट्रोल एबिलिटी का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने इंटरनल ची और ब्लड फ्लो को ठीक से मैनिपुलेट और गाइड कर सके, जिससे टेम्परिंग प्रोसेस सेफ हो गया। अपनी स्टूडेंट पर गर्व से भरते हुए मो डोंगजी प्यार से शेन चिंगहान का कंधा थपथपाती है। वो उसको एक सच्चा प्रोडिजी घोषित करती है और प्रिडिक्ट करती है कि ये यंग जीनियस इंसानियत के अल्टीमेट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक जरूर बनेगी। कसम से इस डिस्कवरी से एनर्जाइज्ड होकर मो डोंगजी एक प्रोफेशनल डिसीजन लेती है कि वो तुरंत अपनी स्टूडेंट को पुश करेगी और उसकी ग्रोथ की एब्सोल्यूट लिमिट्स टेस्ट करेगी। उसने 5 सिरिंजेस उठाए, हर एक में हाईली एबरेटेड बीस्ट्स के जीन्स थे और समझाया कि वो अभी 5 इंजेक्ट करेगी, ये देखने के लिए कि शेन चिंगहान कितने जीन्स को सेफली एनस्लेव कर सकती है। हमें पता चलता है कि ये 5 पावरफुल जीन्स 5 कोर एलिमेंटल एट्रीब्यूट से जुड़े हैं: पृथ्वी, आग, लकड़ी, धातु और जल। मो डोंगजी शेन चिंगहान को वार्न करती है कि इंजेक्शंस अब शुरू हो रहे हैं, ये काफी दर्दनाक हो सकता है। स्टूडेंट बहादुरी से हल्के से कंसेंट में सर हिलाती है। मो डोंगजी पूरी तरह हैरान होकर देखती है जब शेन चिंगहान के डोमिनेंट इंटरनल जीन्स तुरंत पहले इंजेक्ट किए गए अर्थ एट्रीब्यूट जीन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन पर अटैक करते हैं और उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। ड्रैगन का जीन इंटरनल सिस्टम में टिक भी नहीं पाता। उसने जल्दी फिगर आउट किया कि अगले 3 एलिमेंटल इंजेक्शंस फायर, वुड और मेटल का भी वही हाल होता है। वो सब शेन चिंगहान के सिस्टम डोमिनेंस से बेरहमी से एलिमिनेट हो जाते हैं। मो डोंगजी तुरंत कंक्लूड करती है कि सिर्फ आखिरी जीन जो वाटर एट्रीब्यूट का लाइफ एंड डेथ टोड था, वही उस अग्रेसिव इंटरनल पर्ज से बच पाया। शेन चिंगहान के मौजूदा जीन्स ने नए टोड एट्रीब्यूट को सक्सेसफुली एनस्लेव कर लिया और उसने तुरंत अपनी नई एबिलिटी लिन जिचुन को दिखाई, जो बहुत इंप्रेस था। अरे भाई, इस तेजी से हुए रिजेक्शन के बेस पर मो डोंगजी एक थियरी बनाती है कि शेन चिंगहान सिर्फ वही जीन सक्सेसफुली एनस्लेव कर सकती है जो वाटर एट्रीब्यूट से जुड़े हों। उसकी शक्तियां एक खास प्रकृति की तरफ ही झुक रही थी।
अपनी हाइपोथेसिस को अंतिम रूप से प्रूव करने की धुन में मो डोंगजी ने अगला कदम उठाया। उसने ध्यान से शेनचिंग हान को 3 और सिरिंजेस इंजेक्ट किए, जिनमें नए और पहले से भी ज्यादा पावरफुल वाटर एट्रीब्यूट जीन्स का शुद्धार्क भरा हुआ था। इंजेक्शन के दौरान शेनचिंग हान के शरीर में एक तेज झंझनाहट भरा करंट महसूस हुआ, जैसे उसका अंदरूनी माहौल इन नए जबरदस्त तत्वों को एडजस्ट करने के लिए लड़ रहा हो। जब ये इंटेंस प्रोसीजर आखिरकार खत्म हुआ, मो डोंगजी, जिनकी आंखों में थकान और उत्सुकता थी, ध्यान से अपनी स्टूडेंट से उसकी शारीरिक कंडीशन के बारे में पूछती हैं। शेनचिंग हान थोड़ी कमजोर आवाज में लेकिन मजेदार तरीके से कंप्लेन करती है कि उसको अब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो समझाती है कि उसके अंदर ऐसा दबाव महसूस हो रहा है जैसे उसने लालच में आकर बहुत ज्यादा खाना खा लिया हो और अब उसका पेट फूल रहा हो। उसके इस विश्लेषण को सुनकर मो डोंगजी तुरंत रियलाइज कर जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि वो 3 नए वाटर जीन्स भी उनके शरीर में स्थायी रूप से बसने की बजाय डिस्ट्रॉय होकर मौजूदा डोमिनेंट जीन स्ट्रक्चर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए हैं। अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर मो डोंगजी फौरन ये डिड्यूस करती हैं कि फिलहाल शेनचिंग हान की जेनेटिक कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। उनका निष्कर्ष ये था कि एक समय में शेनचिंग हान का शरीर सिर्फ 2 तरह के शक्तिशाली एबेरेंट बीस्ट जीन्स को ठीक से एनस्लेव और स्थिर कर सकता है। जैसे ही वो शेनचिंग हान को ऑपरेशन टेबल से उठने में मदद करती हैं, मो डोंगजी इस लिमिट के पीछे छिपे अपनी कोर थियरी को विस्तार से समझाना शुरू करती हैं। देखो, वो कहती हैं कि शेनचिंग हान का अभी का फिजिकल या मेंटल ताकत का लेवल, यानी उसका कुल एनर्जी और बायोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन इतना ज्यादा नहीं है कि वो तीसरे जीन के एनर्जी सिग्नेचर को ठीक से अपना गुलाम बना सके और उसे अपनी इच्छा के अनुसार चला सके। उन्होंने झट से स्टूडेंट को दिलासा दिया कि ये कोई स्थायी कमी नहीं है। जैसे जैसे उसकी टोटल ताकत और बायोलॉजिकल रेजिलियंस बढ़ती जाएगी, वो पक्का और एट्रीब्यूट्स को संभाल पाएगी और उन्हें बिना किसी रुकावट के अपने गुलाम बना पाएगी। ये अच्छी खबर सुनकर शेनचिंग हान का चेहरा तुरंत दर्द और थकान से हटकर नई खुशी और संकल्प से चमक उठा। उसने पक्के से घोषणा की कि वो इस नए लक्ष्य को पाने के लिए अब और भी सख्त ट्रेनिंग में खुद को झोंक देगी। तो मो डोंगजी ने ध्यान बदला और उन्हें लाइफ एंड डेथ टोड जीन से मिली अजीब नई एबिलिटीज के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि अब शेनचिंग हान एक खास लिक्विड निकाल सकती है जिसके बहुत ज्यादा तेज ठीक करने वाले, हीलिंग और खास तौर पर चिकना करने वाले लुब्रिकेटिंग इफेक्ट्स हैं। और फिर बड़े ही इशारों वाले और चालाक लहजे में मास्टर ने हंसी दबाते हुए ये जोड़ दिया कि अगर उन्हें फ्यूचर में कभी इस स्पेशल एबिलिटी की जरूरत पड़ी तो वो बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यार, इस शर्मनाक और अश्लील बात की वजह से वहां मौजूद लिन जिचुन और शर्मिंदा शेनचिंग हान दोनों ही तुरंत एकदम लाल हो गए। तुरंत ये अजीब सा सब्जेक्ट बदलते हुए मो डोंगजी ने फिर एक बहुत ही जरूरी जानकारी दी। उन्होंने उन दोनों को बताया कि कुछ बड़े बाहरी दबावों के कारण, जिनमें शायद बड़े रिसोर्स ग्रुप्स का हाथ था, इस साल की बड़ी फ्रेशमैन कंपटीशन को अचानक से जनवरी के बीच में रीशेड्यूल कर दिया गया है। यार, उस रहस्यमयी शख्सियत ने शेनचिंग हान से कहा कि उसको एकदम शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है। खास तौर पर टॉप 5 प्लेसमेंट का पक्का टारगेट है, क्योंकि टॉप 5 में आने वाले सीधे एक एक्सक्लूसिव विशेष विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जगह पाते हैं, जो कि एक बहुत ही घनिष्ठ और ताकतवर मौका है जहां लेवलिंग अप की रफ्तार 2 गुना हो जाती है। प्रतिभाशाली शेनचिंग हान ने जरा भी देरी नहीं की। उसने तुरंत ये चुनौती स्वीकार की और कसम खाई कि वो कंपटीशन को पूरी तरह से हरा देगी और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगी और वो एक्सक्लूसिव जगह जरूर हासिल करेगी। लेकिन रुको, लिन जिचुन, जो अब तक एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह चुपचाप ये गहरी और सनसनीखेज बातचीत देख रहा था, वो शेनचिंग हान के इन बड़े बोलों को सुनकर और उनके बड़े लक्ष्यों के बारे में सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। अरे भाई, हम फिर से लिन जिचन के उस लग्जूरियस हाई राइज अपार्टमेंट में हैं। पूरी जगह पर एकदम शानदार सिंपल एलिगेंस झलक रही थी और वहां तो डाइनिंग टेबल पर एकदम मजेदार मल्टी कोर्स डिनर का शानदार अरोमा फैला हुआ था। सॉफ्ट लाइटिंग में वो सारे डिशेस चमक रहे थे। अचानक गेट खुला और चूर व्हील एकदम रंगीन तूफान की तरह अंदर आई। हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स भरे हुए थे। उसने बिना किसी शर्म के और बड़े नाटकीय अंदाज में अनाउंस किया कि वो फिर से उनकी इस आरामदायक शाम को क्रैश करने आई है। देखो, शेनचिंग हान तो तुरंत हंस दी। उसने दोस्त को यकीन दिलाया कि ऐसी बात सोचना तो फजूल है। उसने बोला कि वो हमेशा आती रहे, ये अपार्टमेंट तो उसका दूसरा घर ही समझ लो। लिन जिचिन, जो हमेशा शांत रहता है, उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोला, वेलकम। यार, शेनचिंग हान तो चूरुई के उन हाई एंड शॉपिंग बैग्स के इतने बड़े ढेर को देखती ही रह गई। एकदम रंगीन ब्रांडेड पहाड़ जो गिरने वाला था। कसम से चूरुई, शेनचिंग हान ने मजाक भरी आवाज में पूछा, तुमने आखिर क्या खरीद लिया? क्या पूरा मॉल ही खाली कर दिया?
चूरुई की आंखों में शैतानी चमक थी। उसने खुशी से बताया कि उसके फैमिली के मेन कपड़ों की शॉप पर नया सीजनल ड्रॉप आया था। पूरा इन्वेंट्री अच्छे से चेक करने के बाद उसको कुछ शानदार कस्टम डिजाइन्ड कपल्स लुक्स मिले जो उसके एक्सपर्ट ओपिनियन में लिन ज़िचेन और शेन किंग हान के लिए एकदम परफेक्ट थे। उसने अनाउंस किया कि ये सब उसकी तरफ से गिफ्ट है। उसने बिना जवाब का इंतजार किए सबसे बड़ा बैग लिन ज़िचेन को पकड़ा दिया, जोर देकर कहा कि उसने सब कुछ अच्छे से धो और प्रेस करवा दिया है और वक्त बर्बाद नहीं करना है। उसने अपना फोन निकालते हुए बोला, द फैशन शो अभी के अभी शुरू होना चाहिए। बस कुछ ही देर बाद पहले का हैरानी खत्म हो गई थी और लिन ज़िचेन और शेन किंग हान बेडरूम से बाहर आए, पहला मैचिंग आउटफिट एकदम अच्छे से मॉडल करते हुए, एक एलिगेंट कैजुअल निटवेयर सेट जो अर्थ टोन्स में था। चूरुई अब एकदम ज्यादा एंथुजियास्टिक डायरेक्टर की तरह डिमांड करने लगी कि वो कैमरा के लिए एकदम ड्रामेटिक पोज दे और साफ साफ बोला कि वो इन आइकॉनिक फोटोज को पक्का अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए मेन मॉडल्स की तरह यूज करेगी। लिन ज़िचेन को जब ये स्कीम समझ आई तो उसने नकली तकलीफ में आवाज निकाली, तो ये थी तुम्हारी असली प्लानिंग। लेकिन शेन किंग हान तो बस एकदम प्यारी सच्ची मुस्कान दे रही थी उस इम्प्रॉम्प्टू फोटोशूट के लिए। वो अपनी दोस्त के एंथुजियाज्म से बहुत खुश थी। उन्होंने जल्दी से दूसरा कोऑर्डिनेटेड लुक पहना जो ज्यादा एजी ब्लैक एंसेंबल था जिसमें स्लीक लेदर एक्सेंट्स थे। चूरुई ने सीटी बजाई और जोर से बोला, ओके ये सेट तो और भी फायर है। एब्सोल्यूट परफेक्शन। तीसरा और ज्यादा रंगदार लेकिन मैचिंग सेट ट्राई करने के बाद चूरुई ने आखिरकार अपना फोन नीचे रखा। उसने संतुष्टि से उनको देखा और भरोसे से कहा कि ये खास सेट्स उसके पूरे स्टोर इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाले कपल्स आउटफिट्स बनेंगे। जब वो स्पॉन्टेनियस रनवे शो खत्म हुआ तो लिन ज़िचेन ने सबको प्यार से डाइनिंग टेबल पर बुलाया, जोर दिया कि वो ये तैयार किया हुआ खाना खा ले, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। दोनों लड़कियों को अचानक अपनी भूख याद आई और वो खुशी से मान गई। जब वो खा रहे थे और चम्मचों की हल्की आवाज आ रही थी, शेन किंग हान ने एक बहुत ही इरिटेटिंग घटना बताई जो उनके साथ अपार्टमेंट आते वक्त एक बहुत ही बुरी सीनियर ने की थी। उसने समझाया कि वो सीनियर स्टूडेंट अपनी सुपीरियर पावर रैंकिंग पर भरोसा करके रेजिडेंशियल ब्लॉक के बिल्कुल बाहर उनके शॉपिंग बैग्स चोरी करने की कोशिश कर रही थी। उस सीनियर ने तभी पीछे हटी जब एक दूसरे स्टूडेंट ने शेन किंग हान को लिन ज़िचेन की गर्लफ्रेंड के रूप में पहचाना, जिससे वो रिस्क आ गया जिसका उस गुंडी ने अंदाजा नहीं लगाया था। यार, एकदम तंग आ चुकी चूरुई तुरंत बीच में कूदी। उसका गुस्सा उबल रहा था। उसने कंफर्म किया कि ये वही सीनियर है जिसने पहले भी उसका नया महंगा मेकअप पैलेट उधार लिया था और फिर वापस करने की जहमत नहीं उठाई, ये बोलकर कि वो भूल गई। चूरुई ने और साफ किया, वो तुम्हें टारगेट नहीं कर रही थी किंग हान, वो खास तौर पर मुझे और मेरे नए सामान को टारगेट कर रही थी। तुम तो बस इस पूरे मेस में कोलैटरल डैमेज थी। दुख की बात है। शेन किंग हान का चेहरा सख्त हो गया। उसने जोर देकर कहा कि ये लगातार गलत बर्ताव बिल्कुल गलत है और पक्के से बोला कि डिनर के तुरंत बाद ही उन्हें सही जस्टिस मिलना चाहिए, ये बोलते हुए कि पावर का ऐसा खुला गलत इस्तेमाल बिना जवाब दिए नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन चूरुई रुक गई, उसका चेहरा चिंता से भर गया। लेकिन किंग हान, ये गुंडी तो असल में ताकतवर स्टूडेंट काउंसिल की एक बड़ी मेंबर है और उसका बॉयफ्रेंड भी वहां एक असरदार ऑफिशियल है। हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। लेकिन शेन किंग हान को लिन ज़िचेन से तुरंत पक्का हौसला मिला। उसने शांति से लेकिन मजबूती से अपना कांटा नीचे रखा और बिना आवाज ऊंची किए कहा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस सिंपल सीधे स्टेटमेंट से चूरुई की छाती में जो चिंता का भारी गोला था वो तुरंत हल्का हो गया। उसको गहरी राहत मिली कि लिन ज़िचेन उनके साथ है तो एकेडमी के अंदर उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। देखो, उन्हें पता था कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी के बड़े जिम में अपनी जरूरी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग क्लास के लिए हैं, तो अगले वो तीनों सीधे वहीं चल दिए। जैसे ही लिन ज़िचेन, शेन किंग हान और चूरुई उस बड़े गूंजते हुए जिम्नेजियम के व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो पूरी ट्रेनिंग क्राउड का ध्यान तुरंत उन पर गया। प्रैक्टिस की रफ्तार अचानक रुक गई। उन्होंने नए अनडिस्प्यूटेड किंग लिन ज़िचेन की दमदार शक्ल को पहचाना और चुपचाप डर के साथ सोचा कि कौन सा जरूरी काम उस लेजेंडरी फ्रेशमैन को उनकी ट्रेनिंग सेशन में लाया है। शेन किंग हान ने जल्दी से गलती करने वाली को ढूंढा और उंगली से बताया, एक सीनियर जिसके अलग से चमकदार रेडिश पिंक बाल थे और उसने ऐसी ही पोनीटेल बांधी हुई थी। उसने कान में बोला, वो है ली ज़िची। लिन ज़िचेन सीधे मुद्दे पर आया। उसकी आवाज जिम की हल्की गूंज के ऊपर भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने ली ज़िची को सीधा बोला, क्या यह सच है ली ज़िची कि तुमने मेरी दोस्त का महंगा मेकअप उधार लिया और उसे वापस नहीं किया? ली ज़िची ने अपने चमकदार बालों को झटका और कंधे उचकाए। उसने हंसकर कहा, जब मेरा मन करेगा तब वापस कर दूंगी। उसने फिर चूरुई पर इल्जाम लगाया कि वो फालतू में ज्यादा ड्रामेटिक, सेंसिटिव और छोटी चीजों पर पैटी हो रही है। गुस्से से भरी चूरुई आगे बढ़ी। उसके हाथ मुट्ठी में बंद हो गए थे। छोटी चीजें? तुम लगातार मेरे एकदम नए महंगे पैलेट्स और खास सिरम्स ले जाती हो और फिर वापस करती हो तो वो सिर्फ खाली डिब्बे होते हैं जो सस्ते रिप्लेसमेंट से भरे होते हैं।
ली जिची ने पूरी तरह से मना कर दिया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी वफादार दोस्त जो वहीं ट्रेनिंग कर रही थी उसकी मदद करने तुरंत आई, जिससे एक टेंस स्टैंड ऑफ बन गया। जैसे ही चूरुई का गुस्सा हद से ज्यादा हो गया और वो लड़ने के लिए तैयार लग रही थी, लिन जिचन ने बीच बचाव किया। उसने प्यार से चूरुई के कंधे पर हाथ रखा और दोनों लड़कियों के बीच आ गया। उसने ली जिची से मांग की कि वो इस तरह के बर्ताव की असली वजह बताए। उसकी शांत आवाज के पीछे बहुत गहरी बात थी। फिर उसने पास खड़े टीचर की तरफ देखा जो सेशन को ओवरसी कर रहे थे और स्कूल के उस खास सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस रूल स्ट्रक्चर के बारे में साफ एक्सप्लेनेशन मांगी। उसने जानना चाहा कि क्या इस रूल का मतलब ये है कि ताकतवर लोगों को कमजोरों को बिना किसी नतीजे के परेशान करने की छूट है। टीचर ने अपनी इंस्ट्रक्शन रोक दी। वो उस ताकतवर फ्रेशमैन की सीधी बात से हैरान थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी के कॉम्बैट और चैलेंजेस से जुड़े 2 खास रूल्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। देखो, उसने साफ किया कि कमजोर लोगों को बिना किसी शर्त के ताकतवर लोगों को चैलेंज करने की इजाजत है। ये एक बचाव का तरीका है, लेकिन ताकतवर लोगों को लड़ाई शुरू करने से पहले कमजोर की ज़बानी इजाजत लेनी पड़ेगी ताकि कोई बुलिंग ना करे। उसने समझाया कि ताकत ऑफिशियल रूप से कॉम्बैट पावर रैंकिंग से तय होती है, या अगर किसी स्टूडेंट की रैंकिंग नहीं हुई है तो वो सिर्फ ईयर लेवल से देखी जाती है। टीचर ने आगे बोला, और आखिरी बात, चैलेंज शुरू करने के लिए दोनों पार्टिसिपेंट्स को बराबर अमाउंट के स्कूल क्रेडिट्स दाव पर लगाने होंगे। जीतने वाला पूरा पॉट ले लेगा। अगर वो अमाउंट पर सहमत नहीं होते तो बाय डिफॉल्ट दाव सिर्फ 1 क्रेडिट का होगा। यार, ये जरूरी दाव वाली आखिरी बात सुनकर बुली ली जिकी को पक्का हैरानी हुई और उसकी हल्की सी मुस्कुराहट थोड़ी देर के लिए रुक गई। लिन जिचन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट, समझदारी वाली मुस्कुराहट धीरे से आई, क्योंकि उसने तुरंत सिस्टम रूल के गहरे स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस को समझ लिया। उसने जोर से, एकदम हक से बोला, इस हिसाब से मैं एक फर्स्ट ईयर होने के नाते अभी तुरंत बिना किसी शर्त के किसी भी सेकेंड ईयर को चैलेंज कर सकता हूं। ली जिकी ने जोर से हंसकर लिन जिचन का मजाक उड़ाना चाहा। ओह, तो क्या महान लिन जिचन सच में मुझ जैसी लड़की को बुली करने के लिए नीचे गिरेगा? क्या तुम्हें ये छोटा सा झगड़ा खत्म करने के लिए कोई गलत फायदा चाहिए? लेकिन अंदर से उसको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका अपना बायोलॉजिकल कॉम्बैट लेवल सिर्फ एक साधारण टियर 5 था और उस MC के सामने उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। वो जीनियस जिसने स्कूल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसके बहाने को तुरंत समझते हुए लिन जिचन ने उसको नजरअंदाज किया और शेन किंगहान की तरफ पलटा। उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि चैलेंज वो शेन किंगहान ली जिकी को दे। ये बात सुनकर शेन किंगहान पूरी तरह से हैरान रह गई। उसके प्लान की होशियारी को समझकर एक चैलेंज 2 लड़कियों के बीच, जिनका रैंक लगभग एक जैसा लग रहा था, लेकिन उसके पीछे एक गहरी स्ट्रैटेजी छुपा था। शेन किंगहान का चेहरा तुरंत सीरियस और पक्का हो गया। उसने कंफर्म किया कि उसने ये काम ले लिया है और उसकी नजर पहले ही बुली पर जम चुकी थी। अरे भाई, एक घबराहट में आई चूरुई ने तुरंत उनको रोकने की कोशिश की। उसने लिन जिचन का हाथ पकड़ लिया। उसकी घटिया तानों में मत आओ, किंगहान को लड़ने मत दो, उसने बहुत जोर से मिन्नत की। वो अंदर से चिंता में थी। उसको याद था कि शुरू के असेसमेंट्स में शेन किंगहान हमेशा उसके साथ ही क्लास में सबसे नीचे रैंक पर रहती थी। उसको लगा कि शेन किंगहान को अब ली जिकी से लड़ने भेजना उसको मार खाने भेजने जैसा ही है। शेन किंगहान ने बड़े आराम से अपनी सहेली के कंधे पर एक तसल्ली देने वाला हाथ रखा। उसकी पकड़ हैरानी वाली तरीके से मजबूत थी। आराम करो चूरुई, उसने हुक्म दिया। पूरे अजीब से कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला, मैं जानती हूं मैं ये मैच जीत सकती हूं। शर्माती हुई चूरुई अपनी दोस्त के इस अचानक आए कूलनेस, समझदारी और छुपी हुई ताकत को देखकर पूरी तरह से उसकी तरफ खिंच गई और सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों से हैरान होकर और तारीफ से देखती रही। शेन किंगहान ने फिर एकदम ग्रेसफुल एथलेटिक छलांग लगाई और जिम के बीच में बने हुए मजबूत डूलिंग फ्लोर पर परफेक्ट तरीके से उतरी। उसने ऑफिशियली अपना परिचय दिया, मैं फर्स्ट ईयर जीनियस क्लास से शेन किंगहान हूं। उसकी आवाज साफ और ठीक थी जब उसने सेकेंड ईयर एवोल्यूशन क्लास की ली जिकी को एक ऑफिशियल चैलेंज दिया। गुस्से में और घेरी हुई ली जिकी ने बहुत जोर से सोचा कि इस घमंडी सुंदर फ्रेशमैन में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो एक सीनियर से जीतने का सोच रही है। और उस वक्त बढ़ती हुई भीड़ में खड़े स्टूडेंट्स धीमी आवाज में बात कर रहे थे कि शेन किंगहान लड़ाई के लिए खड़ी होकर कितनी कमाल की खूबसूरत और कितनी कूल लग रही थी। अपने ओपोनेंट को सिर्फ एक सुंदर चेहरा मानकर और उसको डराने की उम्मीद में ली जिकी उसके सामने डूलिंग फ्लोर पर गुस्से से उतरी। उसने हिम्मत से सजेस्ट किया कि दाव को डिफॉल्ट 1 क्रेडिट से बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए। उसने कॉन्फिडेंटली बोला, मैं इस मैच पर पूरे 10 स्कूल क्रेडिट्स का दाव लगाती हूं।
एक नजर रखने वाले टीचर ने जल्दी से बीच में आकर कंफर्म किया कि दोनों पार्टिसिपेंट्स नियम के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए ऑफिशियली सहमत थे। शेन किंग हान ने बगैर किसी झिझक के ये बड़ा दाव मान लिया और उसने भी 10 जरूरी स्कूल क्रेडिट्स दाव पर लगा दिए। दोनों खतरनाक लड़ाकू अपने अपने कॉम्बैट स्टैंसेस में खड़ी हो गईं। शेन किंग हान का पोस्चर नीचा, फोकस्ड और हैरानी वाली तरीके से नियम में था, जबकि ली जिकी ने एक ढीला, ज्यादा गुस्सा वाला स्टैंस लिया। वो सिर्फ अपने जोर पर भरोसा कर रही थी। उन्होंने कंफर्म किया कि वो तैयार थे और टीचर ने ऑफिशियली मैच शुरू होने का सिग्नल दे दिया। यार, जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, शेन किंग हान के बाल पल भर के लिए अपने आम चमकते हुए पर्पल रंग से बदलकर एक चमकदार इलेक्ट्रिक ब्लू लाइट में फ्लैश हुए और वो नाकाबिले यकीन आंखें चौंधियाने वाली स्पीड से आगे बढ़ी। उसके पीछे एक तेज हवा का झोंका आया। ली जिकी पूरी तरह से शेल शॉक्ड हो चुकी थी। वो दिमाग में चिल्ला रही थी कि उसकी ओपोनेंट कितनी तेज चल रही थी। ये ऐसी स्पीड थी जो उसने किसी स्टूडेंट में कभी नहीं देखी थी, खासकर एक फ्रेशमैन में तो बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि उसका दिमाग उसकी ओपोनेंट के आने की उस अजीब, इंसानियत से ज्यादा स्पीड को पूरी तरह से समझ पाता, ली जिकी अचानक बीच में ही पूरी तरह से जम गई। एक बेकाबू तेज कंपकपी उसके पूरे शरीर को पकड़ गई, जो उसके अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ वाइब्रेट हो रही थी। एक गहरा, तबीयत खराब करने वाला चक्कर, डिजीनेस उसको घेर लिया, उसकी सब सेंसेस को खराब कर दिया। घबराहट में वो इस अचानक पैरालाइज करने वाली अफ्लिक्शन का सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ये सवाल पूछ रही थी कि उसके खिलाफ कौन सी अजीब, कमजोर करने वाली एबिलिटी यूज की गई है। उसका हर सिनेप्स काम करने के लिए चिल्ला रहा था, फिर भी वो फंसी हुई थी। छोटा सा मसल फाइबर भी हिलाने में पूरी तरह से असमर्थ थी। ली जिकी के इस पल भर के पूरे पैरालिसिस का फायदा उठाते हुए शेन किंग हान बेरहमी से प्रिसिजन के साथ चली। वो तेजी से घूमी, अपनी हर छुपी हुई ताकत को इकट्ठा किया और एक अकेला, तबाही मचाने वाला हाई किक छोड़ दिया। हील सीधे और जोरदार तरीके से ली जिकी की जॉ लाइन से टकराई। हड्डी और कार्टिलेज टूटने की आवाज इतनी जोर से आई कि इस हंगामे में भी हैरानी हो गई। उस निशाने वाले वार में भरी हुई वो कच्ची, नाकाबिले यकीन ताकत एक टॉप के गोले जैसी थी। उसने उस घमंडी सीनियर को सिर्फ पीछे में ही फेंका, बल्कि पूरे बड़े जिम्नेजियम फ्लोर पर हवा में उड़ा दिया। उसका शरीर एक लचार प्रोजेक्टाइल बन गया। उसकी तेज, चक्कर देने वाली उड़ान का अंत एक डरावने, तबीयत खराब करने वाली थड की आवाज से हुआ, जब वो ब्लीचर्स के नीचे दी गई पत्थर की दीवार से बेकाबू होकर टकराई और फिर उस सख्त फ्लोर पर गिर गई, बिल्कुल निशब्द। हजारों देखने वालों पर एक हैरानी वाली खामोशी छा गई। टियर्ड स्टैंड्स में बैठे पूरे स्टूडेंट बॉडी को, जो उन्होंने अभी नामुमकिन ताकत देखी थी, उसको प्रोसेस करते हुए बिल्कुल जमे रहे। उनके बीच शेन किंग हान की दोस्त चूर हुई सबसे ज्यादा शॉक थी। उसका मुंह खुला रह गया। वो मुश्किल से रुककर धीमी आवाज में बोल पाई। अपने आप से पूछ रही थी कि उसकी आमतौर पर शांत, शरीफ दोस्त, जिसको वो बहुत अच्छे से जानती थी, उसको ये तबाही मचाने वाली ओवरपावर्ड स्ट्रेंथ कब और कैसे मिल गई। कसम से वो अजीब खामोशी तब टूटी जब ली जिकी की घबराहट में आई साथी वांग ले नाम की लड़की ने एक तेज, डर से भरी चीख मारी और कोर्ट के पार टकराने की जगह की तरफ दौड़ी। हारी हुई और अब पूरी तरह से अनकॉन्शियस बुली के पास जाकर वांग ले ने तेजी से अपना हाई एंड फोन निकाला। उसने तुरंत एक बहुत हाई लेवल कॉन्टैक्ट को स्पीड डायल किया, जिन मिंगयू। उसकी आवाज घबराहट और गुस्से से भरी हुई थी। उसने सांस रोकते हुए डिटेल्स बताए कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक ही किक से बुरी तरह से मार दिया गया है, वो अनकॉन्शियस है और शायद उसको एक सिवियर कंकाशन या उससे भी ज्यादा चोट आई है। उसने पूछा नहीं, उसने मांग की कि वो तुरंत इस जगह यूनिवर्सिटी जिम्नेजियम पर पहुंचे। दूसरी तरफ से उस असरदार आदमी का जवाब तुरंत और बहुत डराने वाला था। जिन मिंगयू ने, उसकी आवाज ठंडे गुस्से से भरी थी, कंफर्म किया कि वो लोग पहले ही अपने साधन यानी रिसोर्सेस को इकट्ठा कर रहे थे और पूरी स्पीड से जिम की तरफ निकल रहे थे। अपनी बेजान, लाचार दोस्त की रैगडॉल बॉडी को धीरे से पकड़ते हुए वांग ले ने आहिस्ते से ऊपर देखा। उसने कोर्ट के उस पार खड़े शेन किंग हान के पूरे स्क्वाड पर एक जानलेवा, जहरीली नजर डाली। देखो, उसकी आवाज गुस्से से कांपते हुए बोली। उसने एकदम ठंडी, गुस्से वाली चेतावनी दी। तुम तीनों ने यार आज अपना अंजाम खुद तय कर लिया है। तुम लोग बहुत बड़ी, बिना माफी की दिक्कत में हो। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।